ये मैंने इसमें कुछ डेटा लिखा है जो मुख्तलिफ सालों का है। जो डेटा अवेलेबल था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और एक तो मुझे पता है कि 2020 में 40,000 लोगों ने अप्लाई किया सीएसएस के लिए, और इन 40,000 में से 18,000 एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। यानी आधे वो लोग थे, या तो वो डर गए, या उनको कोई खौफ था, या उनकी तैयारी नहीं थी, कोई भी वजह हो सकती है, वो एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं। और इन 40,000 में से जो 18,000 लोग बैठे थे, उनमें से सिर्फ 376 लोग पास हुए। और उन 376 में से जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया इंटरव्यू, वो 364 थे। और उन 364 में से सिर्फ 221 लोगों को एलोकेशन मिली। और उन 221 लोगों में साद का नंबर 91st है, जो मुझे बहुत फ़ख्र है। साद इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो वो पीएमएस करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर भी बने हैं, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 91st नंबर पे। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। ये उनकी टोटली अपनी मेहनत की वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैंने उनको कोई अलहदा पढ़ाया हो, मैंने पूरी क्लास को एक तरह का पढ़ाया, लेकिन वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो अगर हम 10 सालों का ये डेटा सिर्फ देखें, और इसको अगर आप एक्सेल शीट में सम करें, तो ये तकरीबन इन सारे सालों का जो डेटा बनता है, ये तकरीबन कोई 11,000 20,000 करके कोई 1,70,000 बनता है। और इस 1,70,000 लोगों में से जो 10 सालों में आए हैं, और 1,70,000 में से ये जो पास हुए हैं, वो सिर्फ 2,000 लोग हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें कि जो 2,000 हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से ये 2,000 हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर 0.001%। इतना टफ वो रेट है कि पूरे पाकिस्तान के जो 1% लोग हैं, वो लोग पास होते हैं। तो सात का नंबर 91st है। सात अगेन जैसे मैंने बताया, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 2018 में मेरे स्टूडेंट थे। तो बाकी चीज़ें ये आपको खुद बताएंगे, बट अगेन मैं सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि आज का जो आपका गेस्ट लेक्चर है, दिस इज़ यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको एक उस तरह का बंदा बता रहा है जो बिल्कुल रीसेंट पास हुआ, तो रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में आपको बताएगा, एंड ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। तो बाकी वो जो इस मकाम तक पहुंचा है, वो तो उसकी अपनी मेहनत है, उसके वालदैन की दुआएं हैं, और उसकी जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है। साथ आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मैं अपना कैमरा ऑफ करने लगा हूँ, और आप एक दफ़ा वो चेक कर लें कि आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी सर, मैं कर लेता हूँ। कैमरा भी ऑन कर लें और स्क्रीन भी शेयर कर लें। ठीक है, अब मुझे तो नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर लें। जी जी ठीक सर, है, आपकी स्क्रीन भी शेयर होगी। अच्छा जी, अब ओवर टू साद। अब मेरा रोल ख़त्म हो गया। अब साद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फॉर अबाउट 45 मिनट्स और 1 आवर जो है वो आपको, क्योंकि ये इंटरैक्टिव होगा, तो वंस आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो साथ साथ लिख लें, या चैट विंडो जो होती है, चैट विंडो में क्वेश्चंस वो एंटर कर लें। और वंस आपने चैट विंडो में एंटर कर लिए हैं, तो उसके बाद फिर साथ जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। और आई वुड रिकमेंड कि एक दफ़ा वो एक बात कर लें, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हों वो पूछ लें, ताकि एटलीस्ट ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक व्हाट ही वांट्स टू स्पीक। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। ओवर टू साद। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ मेरे ख्याल में सब लोगों को आ रही होगी, अगर आप में से एक या दो पार्टिसिपेंट्स कंफर्म कर दें तो। यस सर। चलें जी, गुड हो गया। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो ये सेशन थोड़ा इस लिहाज से डिफरेंट होगा कि एक दो दफ़ा पहले सर ने मुझे बुलाया था, तब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक क्लास थी, तो वहाँ पे लाइव सेशन था, तो वो इंटरेक्शन करना थोड़ा आसान होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको बिल्कुल सामने फीडबैक मिल रहा होता है। लेकिन जो आपका ऑनलाइन सेशन होता है, वो थोड़ा इस लिहाज से डिफरेंट होता है कि उसमें वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। तो मैं इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की भी कोशिश करूँगा,
ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे कि मेरी बात आप लोगों को समझ भी आ रही है और आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहा है तो वो भी आप काइंडली अगर पहले नोट करते जाएं, और जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप काइंडली फिर वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? कोई एक पार्टिसिपेंट बता दे तो। यस सर। यस सर। चले चले गुड है। सबसे पहले जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर मुनीर का कि उन्होंने मतलब वो मुझे इस काबिल समझते हैं और ये मुझे मौका दिया कि जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलता है। और वैसे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड दिस इज़ नॉट ईजी। आसान नहीं होता ये, लेकिन स्टिल ये सर का कॉन्फिडेंस है। इसके लिए मैं मशकूर भी हूँ और दुआ करता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छे तरीके से अदा भी कर दूँ। ठीक है। प्रेजेंटेशन मैंने इस तरह से थोड़ी डिज़ाइन की है कि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सर ने मेरे साथ जो आप लोगों के साथ एजेंडा शेयर किया हुआ था, सर ने वो मेरे साथ भी शेयर किया था, तो उस एजेंडा के मुताबिक फिर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है, तो ये इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें मेरा इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, इसमें आज का जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो सारी बात भी इसमें आ जाएगी, और इसको इस तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वैसे ही मैंने बात लिखी है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वैसे ही एक बात बता दूँ। ये सोक्रेटिस की बात है कि ही ओ मैन, के ए लोगो वो आदमी, इज़ द वाइजेस्ट who knows that his wisdom is in truth worth nothing। ठीक है। एक्सपीरियंस से सीखते हुए कुछ अपने लिए नया ट्राई करेंगे और उसको एग्जाम में अप्लाई करेंगे और अपने लिए आप कुछ बेहतर करेंगे। तो ये बात क्लियर हुई है? ये बात मैंने इसलिए लिखी हुई थी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है जी सर, क्लियर हो गई है, बशारत है। ठीक है ठीक है बशारत, थैंक यू। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बेसिकली इंट्रोडक्शन करवाने का मकसद ये है कि हम अपनी जो स्टोरी है, जो हमारा जर्नी होगा, हम उसको रिलेट कर सकें कि बेसिकली मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और एग्ज़ाम में फिर एग्ज़ाम मेरा कैसे पास हो गया। तो आप लोगों की भी मोस्टली उसी तरह का बैकग्राउंड होगा, उसी तरह की आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, और आप भी उसी तरह के सफ़र में होंगे जिस सफ़र में मैं तकरीबन आज से 2 साल पहले था। तो ये बताने का मकसद ये था। तो अगर मैं अपने रूट्स की बात करूँ तो आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। ठीक है, साउथ पंजाब में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ है मेरा, फिर उसमें मेरी तहसील कोटादू है, और फिर उसमें मेरा गाँव है। ठीक है, और मेरी अर्ली एजुकेशन भी वहीं की है, कोटादू की। FSC तक मैं वहीं पे पढ़ता रहा हूँ, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं यूडी टेक्सला में आया। ठीक है, ग्रेजुएशन मैंने की सिविल इंजीनियरिंग में 2014 में। ठीक है, उसके बाद मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था। तो फिर वहाँ से अब मेरा ये स्टार्ट होता है कि बेसिकली मैं कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की तरफ कैसे आया। ठीक है, तो जैसे बंदा एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा होता है तो उधर मैंने सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग की जॉब थी, थोड़ा मतलब हम यंग भी थे, अपनी हमारी मैक्सिमम जो एनर्जी थी वो हम एक प्राइवेट फर्म के लिए भी कंज्यूम कर रहे थे। मतलब अपनी टीम में मैं सबसे छोटा था, और सुबह सुबह हम साइट पे चले जाते थे, मैं रात को वापस आता था, फैमिली वगैरह की कोई टेंशन नहीं थी, मतलब सारा दिन साइट पे गुजर जाता था और बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम चल रहा था। लेकिन एक दिन वैसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कि जो मैं एनर्जी एक प्राइवेट बंदे के लिए कंज्यूम कर रहा हूँ, एक प्राइवेट फर्म के लिए कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये एनर्जी अपने होमलैंड के लिए या अपने कंट्री के लिए या अपनी स्टेट के लिए भी तो कंज्यूम कर सकता हूँ। बेसिकली ये मेरी थॉट थी जिसने मुझे मूव किया टुवर्ड्स कंपैरेटिव एग्जाम्स। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मैं स्टेट को कैसे सर्व कर सकता हूँ। तो स्टेट को सर्व करने का क्या तरीका होता है कि आप स्टेट के मुलाजिम बन जाएं। ठीक है, और उसके बाद स्टेट की अच्छी मुलाजमत हासिल करने का क्या तरीका होता है, ये आप सब लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये बेसिकली CSS के थ्रू आप किसी भी सर्विस में आ जाएं तो आपका ये
अच्छा मतलब होता है कि आप अब आपको पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले करने का मौका मिल जाता है और आप क्या कर सकते हैं ये आपको मौका मिल जाता है। ये बेसिकली मेरा मोटिव था कि मैं कंपैरेटिव एग्जाम्स की तरफ कैसे आया। उसके बाद मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और मैं इस्लामाबाद में आ गया। लाहौर में मेरी जॉब थी। इस्लामाबाद में फिर मैंने प्रिपरेशन की। ठीक है, वो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई, ये 2017 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, मोटिव मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको अपना जर्नी बता रहा हूँ। 2017 में मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 2017 मैंने सारा बैठ के पढ़ा था और 2018 वाली मैंने CSS की पहली अटैम्प्ट दी थी। ठीक है, उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा इंग्लिश ऐसे फेल हो गया और उसी साल फिर मैंने PMS की भी अटैम्प्ट दी। जब PMS की मैंने पहली अटैम्प्ट दी तो इंग्लिश ऐसे की वजह से CSS का तो रिटर्न ही मतलब फेल हो गया, लेकिन PMS पास हो गया। लेकिन PMS में रिटर्न पास होने के बाद इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद मेरी एलोकेशन ना हो सकी। तो आप फिर मतलब उस लाइन पे आ गए जहाँ से आपने दोबारा से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद 2019 वाला मैंने PMS दोबारा दिया। 2018 में मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लिया। अच्छा, मैं ये कह रहा था 2019 में मैंने PMS की दूसरी अटैम्प्ट दी और 2019 वाला मैंने CSS नहीं दिया। CSS मैंने इसलिए नहीं दिया 2019 वाला, जब मैंने अपनी मिस्टेक्स पे काम किया, जब मैंने बैठ के ये सोचा कि मुझसे क्या गलतियां हुई हैं और क्या मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मुझे लगा कि मुझे 2019 में अपेयर नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे उन गलतियों पे काम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो वो टाइम इतना चाहिए था कि उसमें 2019 की अटैम्प्ट नहीं आ रही थी। इसलिए फिर मैंने 2019 की CSS की अटैम्प्ट नहीं दी थी, PMS की दी थी और CSS की फिर मैंने 2020 वाली अटैम्प्ट दी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो PMS मेरा 2019 वाला था, फिर उसमें मेरी 19th पोजीशन आई और उसमें मेरी एलोकेशन हो गई। और जो CSS मैंने 2020 वाला दिया था, उसमें फिर मेरी 91st पोजीशन आई और मेरी एलोकेशन हुई इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में, जिसका पुराना नाम, जिस नाम से वो मशहूर है, वो इनकम टैक्स ग्रुप मशहूर है। तो यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल में क्लियर होगा क्योंकि जी अभी जी, सर ने क्लियर है, सबको क्लियर। म्यूट कर। जी जी जी, जी सर, जी जी सर। सर स्क्रीन भी विजिबल है मेरी? जी जी, स्क्रीन भी विजिबल है, कैमरा भी विजिबल है। जी सर। अच्छा, ये मैंने ये वाली स्लाइड ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, ये एजेंडा मैंने लिखा हुआ था कि ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में रीसेंट ट्रेंड्स हैं कि बेसिकली मैं एग्ज़ाम से पिछले 3 से 4 साल से मतलब मैं टच हूँ। मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करता रहा और उस दौरान मेरा मास्टर्स भी हो गया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से और एग्ज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो ये सर ने बताया था कि ये बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम सिलेबस तो वैसे 2016 में चेंज हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखना ये बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली आजकल एग्ज़ाम किस तरह से आ रहा है। जब हमने 2017 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो हम जब पिछले 4 से 5 सालों को देखते थे, तो उन 4 से 5 सालों में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते जाते थे, उनमें मतलब क्लियर वेरिएशन थी। पहले किसी और तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और जब हम 2018 में अपेयर होने वाले थे तब और तरह के पूछे जाने वाले थे, जो 2017 वाला एग्ज़ाम था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि बेसिकली अब हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो किस लिहाज से करनी है। हमारा बेसिकली हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, हम क्या चीज़ माइंड में रख के बेसिकली जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें या प्रिपरेशन फेज़ में हो तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि हम उस चीज़ को माइंड में रखते हुए प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली बात जो चेंजिंग आई है एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम का एनालिटिकल हो जाना है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2020 में अगर हम पाक अफेयर्स का पेपर देख लें तो उसमें एनर्जी क्राइसिस पे सवाल आया। अब आम तौर पे ऐसे होता था कि 2010 के अराउंड, मतलब 2010 के थोड़ा बाद या 2010 से पहले, तो अगर उस दौर में ये सवाल पूछा जाता तो उन्होंने आपसे पूछना था कि व्हाट इज़ एनर्जी क्राइसिस और इसके पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं। मतलब इस तरह के सिंपल सवाल कि ये क्या है, ये क्यों है और इससे हम कैसे मतलब निमट सकते हैं। तो ये इस तरह के सवाल आते थे।
लेकिन अगर हम 10 साल को देखें कि 10 साल में एग्जाम में क्या वेरिएशन आई है, तो 2020 में अगर उसने एनर्जी क्राइसिस पे सवाल पूछा है तो उसमें एनर्जी क्राइसिस के साथ उसने लिखा है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस वाज बिकॉज ऑफ इफेक्टिव पॉलिसीज के ना होने की वजह से, एंड द अदर फैक्टर वाज पॉलिटिकल विल नहीं थी, इस वजह से एनर्जी क्राइसिस सॉल्व नहीं हुआ। अब उसने क्या किया, उसने एक एनर्जी क्राइसिस के क्वेश्चन को आपको 2 क्राइटेरिया दे दिए कि अब आपने बात करनी है इन 2 क्राइटेरियाज पे माइंड में रख के। अब उसने आपसे नहीं पूछा कि व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस, उसने आपसे नहीं पूछा कि मुझे इसकी कोई और वजह बताएं, उसने आपको बेसिकली 2 यार्ड स्टिक्स दिए हैं कि लैक ऑफ इफेक्टिव पॉलिसीज और एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल। तो इन 2 चीज़ों के ना होने की वजह से बेसिकली पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस आया उसको आप डिस्कस करें। अब आप वैसे एनर्जी क्राइसिस सारा पढ़ लें, उसके रीजन भी पढ़ लें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़ लें और फैक्ट एंड फिगर्स भी सारा कुछ याद कर लें, लेकिन इन 2 यार्ड स्टिक्स की बुनियाद पे क्वेश्चन को 20 नंबर के लिए अटेम्प्ट करना दिस वुड बी वेरी मच चैलेंजिंग। तो ये एग्जाम में एक नया ट्रेंड है कि आप कोई भी जब टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो आप उस टॉपिक की जो एक सब टॉपिक होता है, यू शुड कीप इट इन माइंड कि उस एक सब टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। होपफुली ये मेरी बात आपको क्लियर होगी। अगर ये क्लियर नहीं हुई तो आप अपने पास नोट कर लें। जब हम इस सेशन को क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं तो आप ये मुझसे फर्दर क्लेरिफाई करवा लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये कहा है कि आपका जो एक मेजर टॉपिक होता है उसके जो सब टॉपिक्स होते हैं, अब आपने उन सब टॉपिक्स को भी इस तरह से प्रिपेयर करना है कि एक सब टॉपिक पे भी 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। होपफुली आई हैव मेड इट क्लियर। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो रिसेंट ट्रेंड्स में मैंने बात लिखी है वो ये वाली लिखी है कि रिक्वायरमेंट ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एन इशू, कि अभी इस तरह से नहीं है कि कोई एक इशू है, मिसाल के तौर पे अगर आपको उसका सतही सा नॉलेज है, अगर आप मतलब बहुत मामूली सा नॉलेज है और जिस तरह मामूली सी बातें पता हैं जो पिछले 1 महीने की डेवलपमेंट हो सकती है या पिछले आप कह सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों की डेवलपमेंट हो सकती है, आपको सिर्फ उसका इतना पता है, तो फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक को अटेम्प्ट करते हुए चंद क्वेश्चन है वो खुद से ज़रूर पूछने हैं, क्योंकि एग्जामिनर उन क्वेश्चन में से ही पूछता है। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट, ठीक है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये है क्या, कि इसमें व्हाट का आंसर क्या होगा। दूसरा होता है व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है। ये जो डब्ल्यूज हैं, तो एक टॉपिक के अंदर आप इन सब को कवर करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनकी इम्प्लीकेशंस की बात करें, इम्प्लीकेशंस में फिर हम कौन सा एनालिसिस अप्लाई करते हैं कि उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, उसकी साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस, उसकी टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस, इसे हम पेस्टल एनालिसिस कहते हैं, PESTL। अब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ठीक है। अब आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसमें ये चीज़ भी ज़हन में रखना है कि इन 5 में से इसमें से किसी एनालिसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको 20 नंबर के लिए अटेम्प्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसी तरह एक एनालिसिस होता है SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आपने इसको भी, इन 4 चीज़ों का भी आपने जवाब ढूंढना होता है उसी टॉपिक में। तो कहने का मतलब ये है, जब आप एक टॉपिक को लेते हैं प्रिपेयर करने के लिए तो आपको ये 12 से 13 सवाल हैं, इन 13 सवालों का जवाब ज़रूर ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2-3 सवालों का जवाब पता हो और आप उसकी बुनियाद पे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अब ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अच्छा, इसको अगर हम एक करंट क्वेश्चन के साथ अप्लाई कर दें तो हम ले लेते हैं बेसिकली पैलेस्टाइन इशू पे। अब आप पैलेस्टाइन इशू पे बेशक पढ़ लें, अभी आप अल जज़ीरा देख लें, BBC देख लें, पिछले 2-1 महीने को रिपोर्टिंग देख लें तो ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि पैलेस्टाइन में आजकल क्या इशू चल रहा है। लेकिन पैलेस्टाइन के क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ज्यूज़ का एक्सोडस था
कि वो यूके से इधर शिफ्ट कैसे हुए थे, कम से कम वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। फिर मिडल ईस्ट में ज्यूज़ ने किन को सपोर्ट किया, बरतानिया ने इस लैंड पे ही ज्यूज़ को क्यों एक उनकी लैंड बना के दी, और उसके बाद अरब इसराइल वॉर कैसे हुई, जॉर्डन का उसमें क्या रोल रहा है, इसराइल की बेसिकली इसराइल की जो स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं वीकनेसेस क्या हैं, इसराइल को क्या चीज़ पिंच करती है। अब ये आप जब एक क्वेश्चन को थॉरोली प्रिपेयर करते हैं, उसके तमाम एंगल्स प्रिपेयर करते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट करते हैं और फिर आप उस क्वेश्चन को 14 to 15 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करते हैं। 14 to 15 मार्क्स को अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आपके एवरेज 60 पे होगा, और ख़ास तौर पे जो पार्टिसिपेंट्स पंजाब से हैं वो तो ये टारगेट जहन में रखें कि उनकी एवरेज तो 60 ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम टॉप वाले ग्रुप्स में फॉल करने के लिए। अच्छा, अभी अगर ये बात चली है तो मैं आपको थोड़ा सा फर्दर भी इसमें बता देता हूँ। मेरे रिटर्न में स्कोर अभी इस वाली अटैम्प्ट में 682 है और मेरी पोजीशन है 91। वाइवा में मेरा स्कोर थोड़ा कम है, उसमें मेरे 142 मार्क्स हैं, लेकिन पंजाब में अच्छी एलोकेशन अच्छी एलोकेशन के लिए अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस में आना चाहते हैं, फॉरेन सर्विस में आना चाहते हैं, तो आपको टॉप 50 में होना ज़रूरी है, और अगर वो मेल्स हैं तो उनको टॉप 40 में चाहिए पंजाब से, तो फिर आपको 700 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। तो 700 प्लस मार्क्स के लिए आपकी ये एवरेज होती है कि आप हर पेपर में हर क्वेश्चन को इसी बेस पे अटेम्प्ट करें कि आपको इस पेपर में से इस क्वेश्चन में से 15 मार्क्स चाहिए और आपको इस पेपर में से अराउंड मोर देन 60 मार्क्स चाहिए, सिंपली क्योंकि ऐसे तो आपको वैसे 40 पे पास होना है, आप ऐसे के 40 मार्क्स ही रखें। आप ये सोचें कि जो ऐसे के 60 में से 40 पे 20 नंबर कम हुए हैं, ये अपने 20 नंबर कहाँ से कवर करने हैं। तो आपके पंजाब से जो लोग हैं उनके जहन में ये होना चाहिए कि उनको 60 प्लस मार्क्स चाहिए हर एक पेपर में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन में आपके 15 मार्क्स हों, और एक क्वेश्चन में 15 मार्क्स लेने के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। तीसरा इसमें मैंने ये लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ करंट डेवलपमेंट्स विद द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। देखें, ये भी एक अच्छी टेक्निक होती है कि आप अब किसी ने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया है तो पॉलिटिकल साइंस के जो करंट डिस्कोर्सेज हैं, जो करंट बात हो रही है, उसी के बारे में शायद प्लेटो ने भी बात की होगी। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस के किसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर आप उसको प्लेटो के साथ एग्रीगेट करते हैं, प्लेटो की बात के साथ एग्रीगेट करते हैं, तो तब आपकी बात में वजन होगा। इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करें तो आप बेसिकली यूएस के जो भी मूव्स हैं, वो अगर ईरान के साथ अपने डील को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली आईआर के किस स्कॉलर ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया था, आप उसके साथ रिलेट करेंगे। दिस शोज कि आपकी प्रिपरेशन उस सब्जेक्ट के हवाले से बेहतरीन है। आप सिर्फ करंट नॉलेज की बेस पे आप सब कुछ अटेम्प्ट नहीं कर रहे, आपने उस सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ा हुआ है। देखें, एक बात जहन में बिठा लें, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी एक बैकबोन होती है। आईआर में मेरा आईआर था, इंटरनेशनल रिलेशंस की बैकबोन उसकी थ्योरीज हैं, पॉलिटिकल साइंस की बैकबोन उसके फिलोसफर्स हैं, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं। सोशियोलॉजी जो लोग ऑप्ट करेंगे, सोशियोलॉजी की जो बैकबोन है वो उसके थ्योरीज हैं। तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जब तक उसकी बैकबोन से नहीं आएंगे, जब तक उसको उस लेंथ से नहीं देखेंगे, आप उस क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जब आप उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ऐड करते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट का बैकबोन नॉलेज होता है, उस क्वेश्चन को उस नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करके जब आप जवाब देते हैं, फिर आपके अच्छे नंबर आते हैं। और ये चीज़ मैंने सीखी थी पहली अटेम्प्ट में अपनी एलोकेशन ना होने के बाद। जब मैंने दूसरी दफ़ा सोशियोलॉजी प्रिपेयर की पीएमएस के लिए, तब मुझे ये बात समझ आई। तो ये आपकी विल भी होती है, आप सोच रहे होते हैं कि यार मेरा मसला क्यों नहीं हल हो रहा, तो फिर आप दुआ भी होती है, ज़ाहिर बात है, तो आपके जहन में इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस आ जाते हैं। इन सॉल्यूशंस के बारे में इस तरह कैसे आ जाते हैं, ये मैं फर्दर आगे भी शायद कोई बात आ जाएगी, मैं आप लोगों के साथ आगे भी बात कोई शेयर कर दूँगा, ठीक है। फोर्थ मैंने लिखा था कि टारगेटिंग अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। अब ये ट्रेंड ऑलमोस्ट 2018 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 2016 से। 2016 से पहले ऐसा नहीं होता था। 2016 से पहले यूजुअली ऐसे होता था, हर कोई कहता था कि हमने ऐसे पास करना है और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम पास है,
लेकिन 2016 के बाद ऐसा नहीं रहा। अब ख़ास तौर पे एक ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शनल को वो ज़रूर टारगेट करते हैं। और 2016 में हिस्ट्री ऑफ यूएसए टारगेट हो गया, 2017 में पता नहीं क्या हुआ, 2016 में कुछ और हुआ था, 2018 में हिस्ट्री ऑफ यूएसए टारगेट हो गया। अभी जो हमारी वाली अटेम्प्ट थी CSS 2020 वाली, इसमें क्रिमिनोलॉजी टारगेट था, इसके अलावा सोशियोलॉजी टारगेट था। सोशियोलॉजी में बहुत कम मार्क्स थे, क्रिमिनोलॉजी में बहुत कम मार्क्स थे, इंटरनेशनल लॉ में बहुत कम मार्क्स थे। तो आप जो भी अटेम्प्ट करते हैं, जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, आप ये बात ज़हन में रखें कि इट माइट बी टारगेटेड, ठीक है। तो अगर वो टारगेट होता है 33 पे अगर पास होना है, अगर आप उसको 35 पे पास भी कर लेते हैं, तो फिर अच्छी एलोकेशन लेने के लिए आपको फिर इन नंबरों का गैप भी कवर करना है कि आपने कोई सब्जेक्ट टारगेट हो जाता है, उसको पास तो करना ही करना है, उसके बाद उसका जो गैप आएगा उस गैप को भी किसी और सब्जेक्ट से निकालना है। तो ये जो हम रिसेंट ट्रेंड्स की बात करते हैं, ये बेसिकली मैं अभी मेरे जहन में इसके लिए एक बेहतर टर्म आ रही है। वो बेहतर टर्म ये है कि ये रिसेंट चैलेंजेस हैं एग्ज़ाम के हवाले से। अभी एग्ज़ाम के हवाले से एग्ज़ाम बात करने के लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है। होपफुली ये मैंने आपको कुछ बातें क्लियर कर दी गई होंगी। कुछ बातें आप मतलब मेरा यही ख्याल है कि दिस वुड नॉट बी योर फर्स्ट सेशन, ये आपका आखिरी सेशन भी नहीं होगा। कोई आपको कोई और बात बताएगा, आप फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मेरे जहन में आई ये थी कि हमें बेसिकली एग्ज़ाम के बारे में 2020 में 2021 में अगर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये बातें जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक दूसरी बात लिख दी, ठीक है। ये मैंने बेसिकली ये वाला जो मैकेनिज़्म है ये इस तरह बनाया था कि हम इसके दौरान कुछ वक्फा कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन फिर वो उस तरह नहीं हुआ, क्वेश्चन हम एंड पे ही लेंगे, ठीक है। ये मैंने बात लिखी थी, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग, ठीक है। ये इसको मैं आगे रिलेट करूँगा कि बेसिकली क्या फ़र्क होता है कि जो लोग एग्ज़ाम में थ्रू हो जाते हैं और जो किसी वजह से रह जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ उनके साथ एक और फैक्टर भी होता है जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस पे है, हम इसको प्रैक्टिस के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस लिखी हैं कि व्हाई डू पीपल फेल। ये भी सर ने एजेंडा सेट किया हुआ था, फिर मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की। अब इसका जवाब मतलब 2 प्राउंड होगा। आप इससे दो लेसन्स डिड्यूस करेंगे कि जो लोग इस तरह करते हैं वो गॉड फॉरबिड फेल हो जाते हैं, और जो लोग इनसे अवॉइड करते हैं वो होपफुल होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं कि उनका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो लेसन हम इन चीज़ों से डिड्यूस करेंगे। फर्स्ट क्या है, इंग्लिश एसे एंड प्रेसी। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की नहीं ज़रूरत मेरा ख्याल, ठीक है। आप में से ये जो सर ने शुरू में दिखाई है कि कितने लोग पास होते हैं और कितने लोग फेल होते हैं रिटर्न में, तो जो लोग रिटर्न में फेल होते हैं उनमें से 90% लोग इंग्लिश एसे में फेल होते हैं, और जो लोग 90% इंग्लिश एसे में फेल होते हैं उन 90% में से 80% लोग प्रेसी में भी फेल होते हैं, ठीक है। तो ये बड़े क्रिटिकल पेपर हैं। मैं बेसिकली इंग्लिश को कंपैरेटिव एग्जाम्स का मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर कहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर 1 या 0 होता है। अगर इंग्लिश एसे प्रेसी या इंग्लिश की टेक्निक आपकी 0 है तो फिर आपकी एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन 0 है, और अगर ये 1 है तो फिर आपकी एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन 1 है, ठीक है। तो ये बात आप जहन में रखें कि इंग्लिश एसे और प्रेसी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि किसी भी सब्जेक्ट का बैकबोन होता है, तो कंपैरेटिव एग्जाम्स का पाकिस्तान में कोई भी है, वेदर इट इज़ फेडरल एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ प्रोविंशियल एग्ज़ाम, ये उसकी बैकबोन है। आपको इंग्लिश एसे और प्रेसी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या होता है, जो लोग इंग्लिश एसे और प्रेसी में मार्क आ जाते हैं वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में इंग्लिश एसे फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था उसकी अगर मैं आपको वजह बताऊं तो प्योरली मैं अपना अकाउंटेबल खुद हूँ, और मुझे ये एडमिट करने में भी कोई मसला नहीं है कि मेरी प्रैक्टिस की कमी थी। अगर मैं प्रैक्टिस करके जाता तो शायद मेरा पास हो जाता। दूसरी दफ़ा अपेयर होने से पहले मैंने उस पर वर्कआउट किया, मैंने कोशिश की कि मैं अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उस पर वर्कआउट करूँ, फिर मेरा इंग्लिश ऐसे मतलब पास हो गया। तो ये इस तरह से होता है, इट सोलली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप जाएं किसी के पास
ऐसे पढ़ें, किसी एकेडमी में जाएं, किसी बंदे के पास ऐसे और प्रेसी पढ़ें, वो आपको कहेगा आप ऐसे ऐसे कर लें, प्रेसी ऐसे कर लें, सब कुछ कर लें। लेकिन ऐसे और प्रेसी तब होगा जब आप खुद करेंगे। हमारा एक दोस्त था, उसने मुझसे पूछा कि इसके लिए कोई बुक बताओ। मैंने कहा यार अगर कोई एकेडमी वाला होता या कोई दूसरा बंदा होता तो वो आपको कहता ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो। लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ तो मैं आपको अच्छा मशवरा दूंगा। इस बात को जहन में ना रखते हुए कि आप माइंड ना कर जाएं या आप दोबारा मुझसे कुछ पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे खुद करें, इसके लिए कोई बुक नहीं होती। ऐसे की बुक होती है इसके पास पेपर्स, जो पास टॉपिक्स हैं, कि आप सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करें, किसी अच्छी जगह से असेस करवाएं। इस तरह ऐसे होता है, किसी बुक से पढ़ने से, या प्रेसी भी इस तरह होती है, किसी बुक से पढ़ने से नहीं होती। सिर्फ लेक्चर सुनने से भी प्रेसी नहीं होती, प्रेसी हमेशा अटेम्प्ट करने से आती है, ऐसे हमेशा प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, ये पहला फैक्टर है, ये टॉप मोस्ट फैक्टर है। जो इधर मार्क खाएगा इनटू जीरो है, पूरा एग्जाम जीरो है। ही वुड हैव टू, शी वुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर ये चीज़ जीरो है तो। दूसरा मैंने लिखा है कि एग्ज़ाम के बारे में मिथ्स बनी हुई है, एग्ज़ाम को मिस परसीव किया जाता है। एग्ज़ाम बेसिकली क्या समझा जाता है कि बहुत ही कोई मुश्किल एग्ज़ाम है, और मतलब डिफरेंट मिथ्स आप कह सकते हैं। मुश्किल या आसान कहना इसको एक मिथ है, इसमें सिर्फ क्रैमिंग होती है, ये दूसरी मिथ है। इसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स सिर्फ होनी चाहिए, ये तीसरी मिथ है। इस तरह डिफरेंट मिथ्स बनी हुई हैं। तो इस तरह की जो मिथ्स हैं ना, जब आप इन मिथ्स में पढ़ते हैं तो तब भी आप एग्जाम में फेल होते हैं। अब आपको करना क्या चाहिए? बेसिकली ये क्या होता है, ये आपकी अपनी कॉल होती है कि आपको क्या चीज़ सूटेबल लग रही है, और आप जिससे असेस करवा रहे हैं, जो चीज़ आप, जो बंदा, ये जो टीचर आपकी चीज़ें असेस कर रहा है, वो आप कर रहा हूँ। मैं बेसिकली ये कह रहा था कि एग्ज़ाम के बारे में जो मिथ्स बनी हुई हैं वो डिफरेंट मिथ्स हैं। उनमें से एक मिथ है कि एग्ज़ाम मुश्किल है या आसान है। दूसरी मिथ है कि एग्ज़ाम में क्रैमिंग चलती है। तीसरी मिथ है कि एग्ज़ाम में सिर्फ एनालिटिकल स्किल्स आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, तो उन एनालिटिकल स्किल्स की बेस पे आप एग्ज़ाम में थ्रू हो जाएंगे। ये डिफरेंट मिथ्स बनी हुई हैं। इसके अलावा मिथ क्या हो सकती है? इसके अलावा मिथ ये हो सकती है कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इसमें जा सकते हैं। इसमें पांचवी मिथ क्या हो सकती है कि जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होता है वो ये एग्ज़ाम पास कर सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मिथ्स पे आप ओवरकम कब करते हैं? जब आप अपने माइंड को और अपने हार्ट को साथ लेके जाते हैं कि बेसिकली मेरे लिए क्या सूटेबल है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। अब इनमें से कुछ मिथ्स हम इधर बैठ के ब्रेक कर सकते हैं। आपके जो MCQs होते हैं ये सोलली बेस करते हैं आपकी क्रैमिंग पे। आप MCQs को क्रैम करते हैं। अगर आप क्रैम नहीं करेंगे तो आप MCQs, अगर 11 पेपर्स हैं तो 220 नंबर हैं। तो हम सब माशाल्लाह ग्रेजुएट्स हैं, मुझे ये नहीं बताने की ज़रूरत कि 220 नंबरों की कितनी सिग्निफिकेंस होगी। तो 220 नंबरों की ऑब्जेक्टिव है। अब आपने 220 नंबरों के लिए क्रैमिंग करनी है, आपने पास पेपर के MCQs लेने हैं और वो सारा कुछ करना है। लेकिन जो मैंने आपको सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बताए हैं, सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में आपको क्रैमिंग नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। वहाँ पे आपको एनालिटिकल स्किल्स के साथ साथ क्रैमिंग भी चाहिए। मिसाल के तौर पे नेशनल सिक्योरिटी पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो नेशनल सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की होती है तो उसके देयर आर सर्टेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी भी हो सकती है, जो भी हो। तो जब तक आपको उन एलिमेंट्स का पता नहीं होगा, उस पॉलिसी के सर्टेन जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनका पता नहीं होगा, तो आप उस पॉलिसी को एनालाइज कैसे कर सकते हैं? फिर तो आप उसके एनालिसिस में भी लूप होल छोड़ेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है उसमें नेबर्स हैं, उसमें पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल बेस है, उसमें पाकिस्तान के नेबर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का सोशल स्टेट है, उसमें पाकिस्तान की नेवल पावर है, उसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना है। अच्छा, उसमें इसके अलावा पाकिस्तान के जो ग्लोबल अलाइज हैं वो कौन से हैं? ठीक है, अब ये मिसाल के तौर पे मैंने 7 फैक्टर्स गिनवाए हैं। अब ये किसी अच्छे सोर्स से
मैंने ये प्रिपेयर कर लिया कि आइंदा मैंने नेशनल सिक्योरिटी की जब भी बात करनी है तो मैंने इन 11 एंगल से बात करनी है। इससे ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन इससे कम ना हो। ये 11 आपको कब याद आएंगे? जब आपने इन 11 फैक्टर्स को क्रैम किया हुआ होगा। इन 11 फैक्टर्स को जहन में रखते हुए आप एनालिसिस करेंगे कि ये फैक्टर ठीक है या गलत है, या इस फैक्टर की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, या इस फैक्टर की वजह से पाकिस्तान को कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या कौन से थ्रेट्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से, इस पॉइंट का मतलब ये था कि ये आपने खुद तय करना है कि आपने एग्जाम को कैसे पास करना है। आपने किसी की सुनने वाली बात पे नहीं जाना, एग्जाम को मिस परसीव नहीं करना आपने। आप ये आगे चल के मैं बात करूंगा कि आपने एग्जाम को रिस्पेक्ट देनी है। एग्जाम ऐसे पास नहीं होता। सर ने परसेंटेज निकाली थी अराउंड लेस देन 1%, तो अगर आपने लेस देन 1% पे आना है तो ये आपने बैठ के फैसला करना है कि मैंने कैसे आना है। किसी के कहने पे आपने कुछ नहीं करना। कोई आपको कहेगा कि आप ऐसे कर लें, कोई कहेगा ऐसे कर लें, नहीं, आप बैठ के करें कि आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे 35 मिनट्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप किन हेडिंग्स को चारों क्वेश्चन में रिपीट करेंगे, आपने पहली हेडिंग कौन सी देनी है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की देनी है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की देनी है, ये आपने बैठ के फैसला करना है। ठीक है, ये दूसरी वजह। तीसरी वजह रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब इसमें मतलब मैं खुद आपके लिए केस स्टडी हूँ। पीएमएस, पहले पीएमएस में मेरी एलोकेशन ना होने की देयर वाज अ सोल रीज़न माय ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कि जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट थे उनकी वजह से मेरी एलोकेशन नहीं हुई। क्योंकि आप इसमें सारे फैक्टर्स देखते हैं। इसमें स्कोरिंग आपका होना चाहिए। अगर कोई ऑप्शनल स्कोर नहीं दे रहा आपको, आप उसको मतलब इस तरह से कर रहे हैं कि बस ये इसको मैं इस तरह गुजार लूँगा, किसी और सब्जेक्ट के चक्कर में इसको कर लूँगा, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स को करंट अफेयर के चक्कर में कर लूँगा, या इस तरह, अगर ये मैं कंपल्सरी की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शनल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कोरिंग होने चाहिए, आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, और आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए जिसको आप नहीं कर सकते। अब जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो इन ऑप्शनल्स को क्यों लेंगे? नहीं लेना चाहिए। उसके बाद किसी ने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट की है और उसके साथ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑप्ट कर लेता है, तो ये उसने स्मार्ट प्ले किया है कि दोनों में स्कोर भी अच्छे आते हैं और दोनों की तैयारी भी एक दूसरे के साथ यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो आप तीसरी वजह क्या होती है? देखें, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बेसिकली एग्ज़ाम का पास हो जाना ये डिसाइड कर देता है कि आप अफसर बन सकते हैं। आपके ऑप्शनल डिसाइड करते हैं कि वेदर यू विल मेक इट और नॉट। ठीक है, आपके ऑप्शनल में जो स्कोर होता है वो डिटरमिन करता है कि आप बनेंगे कौन से, या फिर बनेंगे या नहीं बनेंगे। अभी जो CSS 2020 का रिजल्ट आया है, इसमें पंजाब के 125 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया, वो क्वालिफाई करने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिली। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये तीसरा पॉइंट है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ने स्कोर नहीं किया, या तो वो लैग कर रहे हैं या फिर दे आर आउट ऑफ द लिस्ट। अब मेरी मिसाल आपके सामने है, IR ने अच्छा स्कोर नहीं किया, मैं होपफुल था, तैयारी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट स्टिल देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ शॉर्टकमिंग्स, जाहिर बातें होंगी, ऐसे तो नहीं होता। तो IR में मेरा स्कोर है 104, उसके मुकाबले में जिन लोगों के 200 मार्क्स वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट में 140 या 150 के अराउंड मार्क्स हैं, दे आर अमंग टॉप 20 या टॉप 30, और वो अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में है। ठीक है, तो मैं अगर 91 पे चला गया हूँ तो उसकी एक वजह है मेरा IR का सब्जेक्ट। ठीक है, IR में स्कोर कम आ गए मेरे और क्रिमिनोलॉजी टारगेट हो गई, तो बस इतनी तो गेम होती है, 30-40 नंबरों की तो गेम होती है, और क्या होता है। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को मैं आगे डिसाइड करूँगा। थोड़ा सा हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये आगे भी थोड़ा मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप उनको भी माइंड में रखेंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए। ठीक है, ये फोर्थ बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, मैं अगर किसी भी एस्पायरेंट से मिलता हूँ ना, तो मैं उस एस्पायरेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके नज़दीक व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक? तो वो मुझे कहता है पाकिस्तान द फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान बिहाइंड द क्राइसिस स्टेट, उसके बाद वो कहता है कि व्हाई नेशंस फेल, या फिर वो कहता है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। मैं उसे कहता हूँ सब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक सिलेबस की बुक है।
ठीक है, आप सिलेबस ओरिएंटेड अगर स्टडी नहीं करते तो आप स्कॉलर तो बन सकते हैं, आपके पास बहुत सारा नॉलेज तो आ सकता है, लेकिन आप एग्ज़ाम पास करके एक अच्छी नौकरी नहीं ले सकते। और अच्छा सोचने के लिए और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए कम से कम बंदे का एक सोर्स होता है। बंदे की जो इंटेलेक्चुअल थर्स्ट होती है या बंदे की जो इंटेलेक्चुअल एपिटाइट होती है, बंदा उसको फुलफिल करे, लेकिन इट माइट बी फुलफिल्ड अगर आप जॉब लेने के बाद भी तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपने जॉब लेनी है, लेकिन चीज़ों को बड़ा सिंपल रखें, आपने जॉब लेनी है, जॉब स्कार्सिटी है हमारे मुल्क में, एक अच्छी रीज़नेबल रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। तो जॉब लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ते हैं, सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है आपने वो पढ़ना है। कोई ऐसे लफ्ज़ को हाथ नहीं लगाना, कोई ऐसी थ्योरी कॉन्सेप्ट को हाथ नहीं लगाना जो सिलेबस में, ठीक है, ना स्कॉलर बनना है ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ आपने सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करनी है और ये देखना है कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है कि मेरे रिक्वायर्ड मार्क्स आ जाए, ठीक है। लैक ऑफ द प्रैक्टिस, ये मुझे नहीं बताने की ज़रूरत, मैं भी इसमें केस स्टडी हूँ। मैंने एक अटैम्प्ट में प्रैक्टिस नहीं की थी, उस वजह से मैंने सफ़र किया, मेरी एलोकेशन नहीं हुई, मेरा इंग्लिश ऐसे फेल हो गया, जो भी हुआ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मेन चीज़ है। मेरा छोटा भाई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मैंने उससे कल एक बात की, मैंने उसे कहा कि तुमने पढ़ लिया? कह रहे हाँ मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा लिखने का दिल कर रहा है? कह रहे नहीं कर रहा। तो मैंने कहा यही काम करो, ठीक है। बेसिकली जो प्रैक्टिस होती है ना, इट ब्रिंग्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से प्रैक्टिस के थ्रू बाहर आते हैं। अब प्रैक्टिस कर, ये मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि 100 में से 2 बंदे प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से एक पास हो जाता है और एक अगले साल पास हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस करने वाला कभी मार नहीं खाता, कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या मिड में हैं, 2022 के लिए अपेयर हो रहे हैं, जीबी का कंपैरेटिव एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए अपेयर हो रहे हैं, तो प्रैक्टिस को अपना आप कह सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ बना लें। इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको एग्ज़ाम में जाके पता होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। एग्ज़ामिनर आपको सरप्राइज़ ना कर सके कि किसी क्वेश्चन को अगर मैंने 20 नंबरों के लिए अटैम्प्ट करना है तो मैंने उसके लिए 7 पेजेस लिखने हैं या 8 पेजेस लिखने हैं, तो उसके लिए टाइम कितना बनता है? 35 या 40 मिनट्स बनते हैं। तो 35 से 40 मिनट्स में मैंने कैसे लेके चलना है, ये आपको सारा कुछ प्रैक्टिस से पता चलता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट चीज़ है लैक ऑफ द करेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ये सर इंट्रोडक्शन करवा रहे थे मैं तब भी ये बात सोच रहा था। 40,000 2020 में 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, 20,000 लोग रिटर्न देने आए। उन 20,000 लोगों में बेसिकली दे डिस्प्लेड लैक ऑफ करेज, मतलब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एग्ज़ाम में आके बैठते, ठीक है। उन्होंने सारा साल इतनी तैयारी नहीं की कि सारा साल भी गुजर गया, टाइम भी वेस्ट किया, रिसोर्सेज भी वेस्ट किए, ठीक है, अपनी मनी भी वेस्ट की, लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं है। अच्छा एग्ज़ाम में भी आ गए, उसके बाद पहली अटैम्प्ट में अगर कोई इशू आ गया है, उन इश्यूज़ पे काम ना करना और दोबारा से गलतियों को रिपीट करना भी बेसिकली ये लैक ऑफ करेज है, जिसमें आप खुद को आप अपना सामना नहीं कर सकते। आपने खुद का सामना नहीं किया, अगर आप खुद का सामना करते तो आप अपनी गलतियों पे कवर भी करते और अपनी गलतियों को रिपीट भी ना करते। तो अपनी गलतियों को कवर ना करना भी बेसिकली लैक ऑफ करेज है। क्यों? ये बंदा तब करता है जब बंदा एडमिट ही नहीं करता कि मेरे से ये गलती हुई है। और एडमिट कौन नहीं करता? जिसमें करेज नहीं होती। बेसिकली एडमिट करने के लिए भी करेज चाहिए होती है, ठीक है। ये चंद बातें मैंने पहले बताया था, इससे 2 तरह के लेसन डिड्यूस होंगे। ये चीज़ें अवॉइड करने से होपफुली ऑप्टिमिस्टिकली आप एग्ज़ाम में थ्रू हो जाते हैं, और इन चीज़ों के साथ स्टिक करने से, इन चीज़ों को कवर ना करने से गॉड फॉरबिड आप कुछ भी हो सकता है, मैं मतलब आप खुद समझ सकते हैं। अब ये मैंने बात लिखी वैसे ही, ये कल मैंने पढ़ा था मुस्तफ़ा ज़ैदी की, मैं शायरी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि ए रिवायात में पाली हुई तकदीस, तूने एहसास की अज़मत को तो समझा होता, ठीक है। बेसिकली ये उसी से रिलेट करता है कि आप ये ना देखें कि ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, किसी ने क्या किया है, किसी ने क्या किया है, आपकी अपनी हिस्स क्या कह रही है, आपके अपने एहसास की कुछ अज़मत है। आपने रिवायात को छोड़ते हुए कि फ़लाँ क्या कह रहा है, कि फ़लाँ के हिस्ट्री ऑफ यूएसए के बड़े आसानी से नोट्स मिल जाते हैं, तो मैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ लेता हूँ।
अब आपने एक तकदीस बनाई है जो रिवायात में पाली हुई है, आपने एक सब्जेक्ट चूज़ किया है जो कि बीटन ट्रैक है, जिस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है और आपको काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपने वो सब्जेक्ट ले लिया। नहीं, आपका अपना एहसास क्या था? जब आपको अपना एहसास होता है, जब आपकी अपने कोई उसमें हिस्स होती है, ये उसकी अजमत होती है जो आपसे बड़े बड़े काम भी करवाती है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर लाती है, और फिर मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम तो फिर ज़ाहिरी बात है हो ही जाता है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से मैंने कुछ बातें लिखी हुई, ठीक है। इसमें से मैंने साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है, ठीक है। अब मैं सर से फिर इजाज़त लेके सर अगर अलाउ करेंगे तो ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अगर आप खुद ये इसके स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो तो आप खुद भी लेते जाएं, ठीक है। इसके साथ मैंने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर दिया है, साथ मैंने बात लिखी हुई है, ठीक है। ये इस पर थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएँ। उस तरह कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपके जहन में होंगी, मेरे जहन में नहीं आई, हम उनको भी एड्रेस कर लेंगे और फिर इस तरह इसको लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बात पहले भी की है। पासिंग द एग्जाम मीन्स यू हैव द पोटेंशियल टू मेक इट, योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिसाइड वेदर यू रियली मेक इट और नॉट, ठीक है। और दूसरा, अवॉइड द सब्जेक्ट्स ऑफ बीटन ट्रैक। मैंने अभी आपको हिस्ट्री ऑफ यूएसए की एग्जांपल दी है, ठीक है, कि गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, प्रिपेयर द सब्जेक्ट फॉर विच मार्केट नोट्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। आपको ब्रिटिश हिस्ट्री पे, यूरोपियन हिस्ट्री पे बहुत कम नोट्स मिलते हैं, आप वो करें, खुद उसको प्रिपेयर करें। एफपीएससी ने हर सब्जेक्ट के एंड पे कुछ रिकमेंडेड किताबें लिखी हुई हैं, उन रिकमेंडेड किताबों में से जिनको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटी थी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इतनी अच्छी उसकी लाइब्रेरी है। इस्लामाबाद में जो लोग हैं, नेशनल लाइब्रेरी इतनी अच्छी लाइब्रेरी है। जो लोग लाहौर में हैं, इधर कायद आज़म लाइब्रेरी बहुत, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं, ये ना देखें कि ये सब्जेक्ट फलां ने ऑप्ट किया और इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं तो मैं इसको ऑप्ट कर लूँ, नहीं, ये काम ना करें, ठीक है। दिस वुड सेव यू फ्रॉम द डेंट्स ऑफ करंट ट्रेंड्स इन एफपीएससी, जो मैंने आपको पहले बात बताई है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग हिस्ट्री ऑफ यूएसए ऑप्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी ऑप्ट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उठा के उसी को ही टारगेट कर दिया। अच्छा, यूजुअली इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट इज़ ऑप्टेड बाय मैनी पीपल। These subjects according to current trends may be gender studies, international law, etc, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ भी टारगेट हुआ था 2017 में, अभी इंटरनेशनल लॉ टारगेट हुआ है, सोशियोलॉजी टारगेट हुई है, क्रिमिनोलॉजी टारगेट हुई है, ठीक है। तो आपने ये बातें माइंड में रखनी है। तीसरा में लिखा है अवॉइड द सब्जेक्ट्स दैट नीड पार्टिकुलर बैकग्राउंड। ये भी मैं आपसे ये बात कर चुका हूँ कि अकाउंटिंग आप नहीं ले सकते, इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, इसी तरह मैथमेटिक्स नहीं ले सकते, बायोलॉजी नहीं ले सकते। हाँ, ये सब्जेक्ट्स वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन इसमें है, जिनका मास्टर्स इसमें है, ठीक है। दीज सब्जेक्ट्स आर लाइक अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, स्टैट, लॉ, पर्शियन, अरेबिक, ये सच। इफ़ यू हैव एजुकेशनल बैकग्राउंड इन सच सब्जेक्ट्स यू मे ऑप्ट, ठीक है। ठीक है, कंसल्ट क्रेडिबल रिसोर्सेज रिकमेंडेड बाय एफपीएससी। किसी की किताब मत देखें, ठीक है। कोई भी हो, जो लोकल पब्लिशर्स हैं या जिस किसी के नोट्स हैं कि फ़लाँ टीचर ने ये नोट्स बना के दिए, नहीं, खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करें और रिकमेंडेड किताबों से प्रिपेयर करें। आप देखें कि आपको एक सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए कितने नोट्स चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से आपने कैसे उसको हाईलाइट करना है, और उसके एंड पे आपने किस तरह का फ़्लो चार्ट बनाना है कि एग्ज़ाम में जब दो पेपरों के दरमियान में सिर्फ 1.5 घंटे की ब्रेक होती है तो कैसे आपने पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है, ठीक है। ये जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, देखें ये टू एज स्वॉर्ड होती है। एक तो लिखने से आपको चीज़ें मेमोराइज जल्दी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो आपके मतलब कलम से गुजर जाती हैं तो आपके लिए आसान होता है। may be found online or in good library. There is no need to spend huge money in this regard. बिल्कुल सही है, किताबें ख़रीदें मत, अच्छी किताबें अगर शौक़ है तो रखें अपने पास, पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ें, ठीक है। वो आपकी वैसे भी लाइब्रेरी बनती जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि आप हर किताब ख़रीदने पहुँच जाएँ। पैसे ज़रूर बचा के रखें, ठीक है। ये पहले भी एक दफ़ा मेरा सेशन हुआ था, मैंने उन लोगों को बताया था कि पैसों का इस्तेमाल वाइजली किया करें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बाद। मेक योर पर्सनल नोट्स,
ये बिल्कुल गलत बात है मेरे ख्याल में कि यार तुम मुझे अपने नोट्स दे दो, मैं वो फ़ोटो कापी करवा लेता हूँ। भाई वो मेरे नोट्स हैं और उसमें मेरा एप्टीट्यूड है, उसमें मैंने अपनी रूटीन देखी है कि कैसे मुझे चीज़ें याद होती हैं, मैंने उनको वैसे लिखा है। तो वो तुम्हारे लिए कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? अपने नोट्स बनाए। बात सारी वहीं पे आ जाती है, जब तक अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। दिस इज़ particularly important because after doing this you would be able to make short notes to be revised just before the exam. Always leave space in your notes for value addition. ठीक है, ये आपके न्यूज़पेपर का इस्तेमाल होता है। कोई भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो उस क्वेश्चन में इतनी स्पेस छोड़ें, ठीक है, कि कल को आप अखबार पढ़ते हैं या कोई अच्छा सोर्स कंसल्ट करते हैं, कोई अच्छी बात आपको मिलती है, कोई पंच लाइन आपको मिल जाती है, ठीक है, तो आप फिर उसको फिर ऐड कर देते हैं कि इस चीज़ को मैंने फिर अपनी एग्ज़ाम में एग्जामिनर को दिखाना है ताकि वो मुझे अच्छे नंबर दे। मेक गुड आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। ठीक है, आंसर में लिखा है कि मेक वैल्यू एडिशन इनटू योर नोट्स थ्रू वाइज इंट्रोस्पेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। डॉन, अल जज़ीरा एंड BBC, ये तीन भी वैसे अच्छे हैं, ये आपकी ज़रूर हेल्प करते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट करते हैं, और करंट अफेयर्स में भी वैसे ये हेल्प करते हैं। जिन लोगों की हिस्ट्री ऑफ यूएस से होती है उनको भी ये थोड़ा हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, मेरे मोबाइल में तो वैसे अल जज़ीरा की भी ऐप है और BBC की भी ऐप है, तो बंदा वो ऐप स्क्रॉल करता रहे तो आपको मिल जाता है। सर ने मुझे तकरीबन कोई महीना डेढ़ पहले एक वॉइस नोट भेजा था कि तुम ये देखना स्टार्ट करो कि डेली अपना आधा घंटा ये ज़रूर इन्वेस्ट करें कि आप कोई अच्छा न्यूज़ चैनल देखें, कि आपको देखें कि एट द ग्लोबल लेवल क्या हो रहा है। ये आपका बेसिकली विजन और हॉराइजन ब्रॉड करने में भी आपको हेल्प करता है। ठीक है, मेक गुड आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल एंड डॉक्यूमेंट्रीज, ये बात मैंने पहले भी लिख दी। ठीक है, स्टे सिलेबस सेंट्रिक, पहले बता दिया। दिस इज़ द की, नेवर डेविएट। ठीक है, नेवर मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स। लेंथ ऑफ अ क्वेश्चन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टाइल एंड स्पेसिंग इन योर राइटिंग। ठीक है, ये अक्सर पूछते हैं कि सर 20 नंबर के सवाल के लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो ये वही बात है, ये आपका अपना एहसास है और ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, डू प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देयर आर 120 मार्क्स, 220 होना चाहिए। ठीक है, अ गुड एस्पायरेंट विल मेक एन अटेम्प्ट टू गेट 90 आउट ऑफ इट। तो मैं इस पे लिखना चाह रहा था कि 120 में से 190 नंबर आने चाहिए। ये मैं CSS की बात कर रहा हूँ। किसी दूसरे प्रोविंस का कोई PMS है तो उसका क्या पैटर्न हो सकता है, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव आप उसको ड्यू वेटेज दें, आप ऑब्जेक्टिव्स में से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, इट मीन्स ऑब्टेनिंग 15 मार्क्स पर पेपर, एट द एंड इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, अब ये थोड़ी सी मैं जनरल बातें कर लूँगा, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ क्रैमिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये दोनों चीज़ें अपने साथ लेके चलें। क्रैमिंग भी चलती है, एनालिटिकल स्किल्स भी चलते हैं। इनमें से जिस किसी को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अनलेस यू डोंट रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक बाय हार्ट, यू कैन नॉट एनालाइज इट प्रॉपरली। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। स्पेंड मनी इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम एंड एक्सपेंडिंग एनर्जी। ठीक है, मैं खुद इसी फेज से गुजरा हूँ। ठीक है, यूजुअली ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर जाहिर बात है थोड़ा सा ये उनको सोचना पड़ता है कि हमने पैसा किधर खर्च करना है और क्या करना है, तो पैसा खर्च करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, जो आपका सही बनता है कि यहाँ पे मेरे पैसे खर्च होने चाहिए तो ज़रूर करेंगे और ज़रूर करें। और ये मैं आपको मतलब श्योरली कह सकता हूँ कि इट विल पे यू ऑफ। ठीक है, ये नहीं होगा। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना पैसा भी आपको वापस होगा। ठीक है, ट्राई टू मेक इफेक्टिव एंड कंजर्वेटिव यूज़ ऑफ मनी बट नेवर हेजिटेट टू स्पेंड मनी इफ़ इट सीम्स नेसेसरी। ठीक है, कोई सेपरेट रजिस्टर बनाना है तो ये नहीं करना कि एक रजिस्टर के उसकी पार्टीशन कर दी कि आधा ये कर लूँगा आधा ये कर लूँगा। नहीं, ले लें। कोई अच्छी किताब लेने वाली है, कोई पास्ट पेपर लेने वाले हैं तो ज़रूर ले लें। जहाँ पे मनी खर्च करनी चाहिए वहाँ पे ज़रूर खर्च करें। ठीक है, फोकस ऑन पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसमें मैं अक्सर एक बात करता हूँ
ये थोड़ी सी मैंने पहले भी बात की है, ठीक है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं अपनी गलतियां नोट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझसे टाइम सही नहीं मैनेज हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं टाइम कैसे मैनेज कर सकता हूँ। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसका पेपर था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। तो उसका पेपर जब मैं अटैम्प्ट करने लगा तो वैसे ही मेरे जहन में एक बात आ गई कि पेपर के शुरू में मैं क्यों ना लिख लूँ कि 9:20-15 तक मैंने 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेनी है, और उसके बाद 9:15 से लेके 9:55 तक पहला क्वेश्चन। अब मैंने साथ लिख दिया पेपर के ऊपर ही 9:55। अच्छा, उसके बाद मैंने लिख दिया 10:40 या 10:35 2, और तीसरा मैंने लिख दिया कि 11:25 या 11:23, और 11:20 से लेके 12 बजे तक 4। अब जब मैं पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ तो जब भी 9:45 हुए, क्योंकि वो मेरे पेपर पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन मुझे 9:55 पे नहीं चाहिए या 10 बजे नहीं चाहिए, तो आप फिर उसको कंक्लूड करते हैं। अब पहले क्वेश्चन पे आप लगा दें 1.5 घंटा, और आप उस पर पेज लिख दें 14 पेजेस लिख दें, 12 पेजेस लिख दें, वैसे आपके नंबर आने हों जी 12, और आपके वो 1.5 घंटा लगाने से और 8 की बजाय 14 पेजेस लिखने से आपके नंबर आएंगे 14 या 15। अच्छा, लेकिन इसकी वजह से जो आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ होगा, जिसमें से यूजुअली आपके 10 या 11 नंबर आने होंगे, तो वो आपके नंबर उसमें से आएंगे 2 या 3। मतलब आपने 3 नंबर लेने के लिए 7 नंबरों को छोड़ दिया। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि 4 क्वेश्चन हैं तो वो चारों प्रोपोर्शनली डिवाइडेड हो एग्ज़ाम में, ठीक है, उन चारों की लेंथ बराबर हो, ये अच्छा होता है। अब ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे ये मेरी टेक्निक थी। अब आपने अपनी कोई टेक्निक निकालनी है, आपको अगर ये फिजिबल लगती है तो ये कर लें। इसी तरह एक और मेरे जहन में क्या है कि किसी क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना चाहिए अगर इवनली डिवाइडेड एग्ज़ाम नहीं है। तो मतलब यूजुअली तो ये होता है कि हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, लेकिन कोई क्वेश्चन 35 का हो सकता है किसी PCS में, ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान में ऐसे होता है, ठीक है। कोई 45 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आप ये देखें, अगर कोई 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है एग्ज़ाम के टाइम का 25% आप उसको दें। तो 180 मिनट्स अगर टोटल हैं तो 90, 50 हो गए, और 45 के उन 25 नंबरों के लिए आपने 45 मिनट अपने रखने हैं। अब ये मेरी कैलकुलेशन है, आपको ये सूटेबल लगती है आप भी इसको ऑप्ट करें। इसके अलावा आपके जहन में कोई आती है तो वो आपने सोचना है और वो आपने अपने लिए ढूंढनी है, ठीक है। You may have concrete content, but if you struggle in presenting it, it will be a futile exercise, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से पता चलती है कि एग्जाम आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन आपने उधर बैठ के डिसाइड करना होता है कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं एग्जामिनर को दिखाऊं तो फिर वो मुझे नंबर देगा। ये प्रैक्टिस से आपको पता चलता है, ठीक है। ये जहन में रखें ये बात कि इंटेंशंस मैटर अ लॉट। अपनी नीयतों को हमेशा साफ रखें, नीयत को क्लियर कर लें वैसे ही कि मैं एग्ज़ाम क्यों करना चाहता हूँ, ठीक है। डिफरेंट मोटिव्स हो सकती हैं, हर किसी की अपनी मोटिव हो सकती है, ठीक है। आप भी इस बारे में क्लियर कर लें कि बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, जहन में रख लें। मुझे नौकरी चाहिए, ये भी जहन में रख लें। मुझे पावर चाहिए, ये भी जहन में रख लें। मुझे सोशल स्टेटस चाहिए, जहन में रखें, इसके बारे में क्लियर हो। इंटेंशंस को मतलब अनप्योर ना रखें कि आपको पता ही ना हो कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं। और इंटेंशंस का बुरा होना या ना होना ये बाद में डिसाइड होगा, पहले आप अपनी इंटेंशंस क्लियर कर लें। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आप कर क्यों रहे हैं, ठीक है। कीप योर इंटेंशंस क्लियर दैट व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, neither get blackmailed by anyone nor do blackmail anyone regarding the results। अब ये इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। बेसिकली इसमें थोड़ा सा अगर ये किसी की तरफ ऑफेंस नहीं होगा अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मैं इसको बेसिकली एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ, अगर मैं किसी को करूँ तो बेसिकली अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं नमाज इसलिए पढ़ूंगा कि मेरे पेपर में अच्छे नंबर आ जाएं, तो फिर अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, नहीं।
अब नमाज वैसे पढ़ लें, शायद उसकी वजह से हेल्प हो जाए, लेकिन अब अगर आपने नीयत ये रखी हुई है कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो नंबर अच्छे आएंगे, तो मेरे ख्याल में नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो सेम गोज विद एग्जाम। अब नीयत अपनी आप साफ रखते हैं, आप फिर इस बात का मतलब है कि आप फिर ना किसी से ब्लैकमेल होते हैं ना किसी को ब्लैकमेल करते हैं। फिर आप किसी से ब्लैकमेल नहीं होते कि यार मैं अगर ये करूंगा तो मेरा एग्जाम पास होगा, नहीं। जब आपको अपनी नीयत ही पता है तो आपने किसी से ब्लैकमेल क्या होना है। ये बात मैंने पहले भी की है, रिस्पेक्ट द एग्जाम एंड देन द एग्जाम एंड एग्जामिनर विल रिस्पेक्ट यू। देखें एग्जाम जोर मांगता है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इट रियली नीड्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप 1% में आते हैं। तो ये आप एग्ज़ाम की ज़ाहिर बात है जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एग्ज़ाम क्या रिस्पेक्ट मांगता है? एग्ज़ाम सिर्फ ये रिस्पेक्ट मांगता है कि मेरे लिए मेहनत करो। दूसरी रिस्पेक्ट ये मांगता है कि शॉर्टकट ना ढूंढो। तीसरी रिस्पेक्ट ये मांगता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है, अगर ये सोशल स्टेटस हासिल करना चाहते हो तो। ये एग्ज़ाम के कुछ रिस्पेक्ट्स हैं। आप एग्ज़ाम को ये रिस्पेक्ट दें, एग्ज़ाम आपको रिस्पेक्ट देगा होपफुली इंशाल्लाह। डू वर्क ऑन द टाइम मैनेजमेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इट विल आल्सो बेनिफिट अ लॉट, ठीक है। प्रेयर्स, ये तो अल्टीमेट चीज़ें हैं। ज़रूर दुआ करें, खुद के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन को कहें कि आपके लिए दुआ करें, अपने टीचर्स की दुआएं लें, ये वैसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर ये वैसे ही ऑप्शनल्स वगैरह रख लिए थे, ये आप माशाल्लाह खुद भी डिसाइड कर सकते हैं।